वैलेंटाइन का वीक चल रहा था। आज बाजारों में गिफ्ट और फूलों की रौनक ही रौनक दिख रही थी। आदित्य अपनी फॉर्च्यूनर से ऑफिस जा रहा था कि रेड लाइट पर उसकी गाड़ी रुकी तो एक लड़का हाथों में फूलों का बंडल लेकर उसके पास आया और उसकी फॉर्च्यूनर को नॉक करने लगा। आदित्य ने शीशा नीचे किया तो लड़का बोला, भैया आज रोज डे है, आप फूल ले लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो खुश हो जाएगी। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस उसका सारा फूल ले लिया और उस लड़के को पैसा पकड़ा दिया। तब तक ग्रीन सिग्नल हुआ और गाड़ी आगे बढ़ गई। आदित्य ने सारे फूलों को ऑफिस के कुछ दूर पहले ही गाड़ी से निकाल कर बिना बाहर देखे फेंक दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। लेकिन उसके फूल कहाँ गए उसने एक बार भी नहीं देखा, जो अब उसके लिए मुसीबत बनने वाले थे। आदित्य ने फूल बाहर फेंक दिया जो कि सिया के ऊपर जा गिरा था, जो अपनी बुलेट से ऑफिस जा रही थी। सिया बोली, अरे वो अंधे, अगर किसी को नहीं देना था तो खरीदा क्यों, और खरीदा तो डस्टबिन में क्यों नहीं डाला, मेरे ऊपर क्यों फेंका, तुझे तो अब मैं बताती हूँ। और उसकी गाड़ी के पीछे ही अपनी बुलेट दौड़ा देती है। आधे घंटे का पीछा करने के बाद वो अपने ही ऑफिस पहुँच गई और वो गाड़ी भी यहीं पर आकर रुकी। सिया बोली, मतलब वो भी इसी ऑफिस में काम करता है, चलो बेटा अब भागो, अब बताती हूँ तुम्हें मैं। और अपनी बुलेट जल्दी से पार करके उसकी गाड़ी की तरफ आ गई। आदित्य अपनी गाड़ी से निकला और जैसे ही आगे बढ़ा कि सिया ने वही सारा फूल उसके ऊपर दे मारा। आदित्य को इसकी जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। अब उसने अपना गॉगल उतारा और सामने देखा। कोई 25-26 साल की लड़की, कंधे से थोड़ा नीचे तक उसके बाल आधे का मेसी बनाया हुआ था और वो भी बेतरतीब लग रहे थे। मेकअप का नामो निशान नहीं था, लेकिन आंखें एकदम झील की तरह चमक रही थी। उसके सामने खड़ी थी, हाथ बांधे, और उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। आदित्य बोला, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें पता है तुमने ये फूल किसके ऊपर मारा है? सिया बोली, और तुमने जो मेरे ऊपर मारा था उसका क्या? अरे मैंने तो सामने से मारा और तुम्हारे सामने खड़ा होने की औकात रखती हूँ, और तुम तो मेरे ऊपर फेंक कर भाग गए। आदित्य बोला, सपने अच्छे हैं तुम्हारे कि आदित्य तुम्हारे ऊपर फूल फेंकेगा? सिया बोले, सपने नहीं, हकीकत में जीती हूँ मैं, और तुमने सिग्नल से आगे मेरे ऊपर ये सब फूल फेंका था, और वो भी बिना देखे, इसलिए मैं देखकर फेंक रही हूँ। वैसे भी तुम जैसे लोगों की यही आदत है, पहले गलती करते हो फिर माफ़ी की जगह एटीट्यूड दिखाते हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब मेरा बदला पूरा हुआ, तुम अपने रास्ते और मैं अपने, और आगे बढ़कर ऑफिस के अंदर चला जाता है। आदित्य वहीं खड़े उसकी बात सुन रहा था। ऑफिस का पहला दिन, और कोई उसे सुनाकर चला गया, वो भी एक लड़की। आदित्य को सिया 4 बातें सुनाकर जा चुकी थी और आदित्य अभी भी वैसे ही खड़ा होकर सोच रहा था। आदित्य कपूर को कोई लड़की सुनाकर चली गई, क्या उसे पता भी है कि मैं कौन हूँ? अब वो जल्दी से अंदर जाता है तो सारे स्टाफ उसे ही देख रहे थे। इतना हैंडसम बंदा आखिर है कौन? एम्प्लॉय तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो कौन हो सकता है? क्या ये बॉस है? यही सब गॉसिप पूरे स्टाफ में हो रही थी। आदित्य ने एक नज़र सबके ऊपर डाला तो सब अपना अपना काम करने लगे, तो वो भी आगे बढ़ गया और अपने केबिन में जाकर इंटरकॉम बजाता है। तो एक उसी की उम्र की लगभग 27-28 साल का लड़का उसके केबिन में आता है। आदित्य बोला, विकास मुझे सबकी डिटेल चाहिए, हर एक स्टाफ की, और काम में किसी को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए कि लोग बातें करें। विकास बोला, यस सर, मैं अभी लाया, बोलकर चला जाता है। आदित्य अपने लैपटॉप में काम करने लगता है कि कुछ ही देर में विकास सबकी डिटेल लाकर आदित्य के सामने रख देता है और फिर वहीं खड़ा होकर सब कुछ बताने लगता है। आदित्य की नज़र जैसे ही सिया पर जाती है तो वो उसके फ़ोटो को मार्क करके बोलता है, ये कौन है और किस पोस्ट पर काम करती है? विकास बोला, सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आदित्य बोला, जाओ और इसको अभी के अभी मेरे केबिन में भेज दो। कुछ देर बाद सिया आकर आदित्य के केबिन को नॉक करती है। आदित्य बोला, कम। सिया बोली, आपने बुलाया? और जैसे ही सामने देखती है उसके मुंह से निकलता है, सर। आदित्य बोला, जी बिल्कुल, आप इस टाइम क्या कर रही हैं? सिया बोली, न्यू डाटा सॉफ्टवेयर पर काम कर रही हूँ। आदित्य बोला, मुझे 1 घंटे में आपके काम की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब आप जा सकती हैं। सिया बिना कुछ बोले ही अब वहाँ से चली जाती है और लगभग 1 घंटे में सारा काम कंप्लीट करके उसके पास आती है। केबिन नॉक कर अंदर जाती है और आदित्य के टेबल पर सारी फाइल रख देती है। जैसे ही फाइल रखकर सिया दूर हटती है, आदित्य अपने चेयर से उठकर सारी फाइल गिरा देता है। सिया को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और उसे देखने लगती है। आदित्य बोला, वो मेरा हाथ लग गया, फिर से उठाकर ऊपर रख दीजिए। सिया बोली, आपका हाथ लग गया कि आपने जानबूझकर सारी फाइल गिराई है और अब बोल रहे हैं कि आपका हाथ लग गया?
और अब तो मैं बिल्कुल नहीं उठाने वाली, किसी को बुलाकर उठवा लीजिए या खुद उठा लीजिए। सिया का ये एटीट्यूड आदित्य को बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। आदित्य बोला, क्या बोला? मैं उठाऊं, वो भी फाइल? आदित्य कपूर फाइल उठाएगा? और अपनी औकात भूल रही हो या मेरा पता नहीं किया अभी तक, या ये सब जानबूझकर मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो? सिया बोली, आपको इम्प्रेस करे मेरी जूती, समझ के क्या रखा है? कहीं के लॉर्ड गवर्नर हो क्या जो सिया इम्प्रेस करेगी? और रही बात औकात की, तो वो तो इतनी है कि आपकी 7 पुश्ते लग जाएंगी गिनने में, तब भी नहीं गिन पाएंगी कि सिया पाठक चीज़ क्या है। और उठाना हो तो उठाओ और नहीं उठाना है तो मत उठाओ, मैं तो बिल्कुल नहीं उठाऊंगी। आदित्य उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोलता है, किस बात का घमंड है तुम्हें? सिया उसका हाथ झटक कर एक झापड़ खींचकर उसके गाल पर लगाती है और बोलती है, इसी बात का घमंड है कि बात करते वक्त हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में क्षमा दूंगी, समझे? बॉस हो तो बॉस रहो, एक्स्ट्रा बॉसगिरी मत झाड़ो। आदित्य को आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया और आज सिया ने आते ही उस पर पहले फूल फेंका और फिर अब हाथ उठा दिया। अब तो उसकी आंखें आग उगल रही थी। लेकिन जैसे ही सिया की तरफ बढ़ा, उसके केबिन का दरवाज़ा खुल गया और सामने से उसका बड़ा भाई आरव आकर बोला, आदित्य मेरे भाई, आज तूने पापा का ख्वाब पूरा कर ही दिया। ऑफिस आकर तूने जो चमत्कार किया है ना, जब पापा घर आएंगे और सुनेंगे कि तूने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो कितना खुश हो जाएंगे, तू सोच भी नहीं सकता। जब आरव की नज़र सिया पर जाती है तो बोलता है, सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? रागिनी तुम्हें कब से ढूंढ रही है और आज का प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देना है। सब तैयारी हो गई है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्योंकि आज की प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सिया बोली, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं चलती हूँ, और बाहर अपने केबिन में चली जाती है। आरव आदित्य को देखकर बोलता है, वैसे तूने इतनी फाइल नीचे क्यों गिराई है? आदित्य बोला, वो ऐसे ही कुछ ढूंढ रहा था तो सब गिर गई। आरव बोला, ठीक है, तो किसी को बुलाकर ठीक करवा ले और जल्दी से हॉल में आ जा क्योंकि सिया बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है। इतना बोलकर वो बाहर हॉल की तरफ निकल जाता है। आदित्य खुद से बोला, सिया पाठक, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। सिया कुछ देर में कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंची तो आरव ने उसे अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने का इशारा किया। कॉन्फ्रेंस हॉल पूरा भरा हुआ था, अलग अलग कंपनी के बहुत सारे लोग आए हुए थे। सिया सीधे स्टेज पर पहुंची और प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया। बीच बीच में सबके सवालों के जवाब भी दे रही थी। आदित्य भी सिया को ही देख रहा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से सिया को ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। जो सवाल पूछ रहा था वो बस उसके सवालों के जवाब दे रही थी। 1 घंटे तक चले प्रेजेंटेशन में सब लोग काफ़ी प्रभावित हो चुके थे सिया के प्रेजेंटेशन से, और कुछ लोग तो सिया से भी, क्योंकि उसकी खूबसूरती के आगे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सब लोग सिया को बधाई देने लगे और बारी बारी उससे हाथ मिला रहे थे। अब सिया इरिटेट हो रही थी, लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। कंपनी के इमेज का सवाल था, कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे। आरव ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो और लोगों के साथ बात करने में बिजी था। जब आदित्य ने उन लोगों का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जल्दी से सिया के पास आया और एक्सक्यूज़ मी बोलकर सिया का हाथ पकड़ा और खींचकर बाहर अपने केबिन में ले गया और दरवाज़ा बंद करके उसका हाथ पकड़कर अपने सामने खड़ा करते हुए बोला, अब क्यों नहीं उनका हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दिया? तब तो मेरे सामने बहुत ब्रेव बन रही थी। अब तुम्हारा मन नहीं किया उनके साथ कुछ करने का, या उनका हाथ पकड़ना इतना अच्छा लगा कि हटाने का मन नहीं कर रहा था तुम्हारा? और मेरे हाथ में कांटे लगे थे जो तुम्हें छूने से चुभ जा रहे थे। सिया उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है, हाथ तो मैं उनका 1 मिनट में तोड़ देती, लेकिन उसके बाद तुम्हारी अकड़ कम हो जाती क्योंकि हमारी कंपनी इस टाइम लॉस में है और हमें उनके प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। लेकिन ये बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में बिल्कुल नहीं आने वाली, जो मैं फ़िलहाल में डालना भी नहीं चाहती, और आगे बढ़ जाती है। आदित्य बोला, अगर कंपनी लॉस में है तो उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो किसी के साथ। सिया झटके से मुड़ती है और उसका कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, एक भी वर्ड और नहीं, नहीं तो उन सब का गुस्सा फालतू में तुम्हारे ऊपर निकल जाएगा, जो मैं और नहीं चाहती। हाथ मैंने मिलाया था तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है कि तुमसे नहीं मिलाया इसलिए, और तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया? आदित्य उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाकर, तुम और मुझसे हाथ मिलाओगी? औकात देखी है अपनी? तुम्हारे जैसी कितनी ही लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं आदित्य कपूर के एक झलक के लिए। सिया हंसने लगती है तो आदित्य और चिढ़ जाता है। सिया बोली, क्या तुम्हारे पीछे घूमती हैं? हो कौन तुम जो तुम्हारे पीछे लड़कियां घूमती हैं? एक काम करो, नहीं नहीं, मैं एक सलाह दे रही हूँ,
कल से अपनी सैलरी पूछ लेना कितनी है और खुद के कमाई से ऑफिस आना। और वो जो बड़ी गाड़ी है ना, वो तुम्हारी सैलरी से अफोर्ड बिल्कुल नहीं होगा। एक काम करना, कैब बुक कर लेना। वो क्या है ना, पैदल आने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और तुम्हारी सैलरी से कट जाएगा तो सही नहीं होगा। उसके बाद बताना कितनी लड़कियां तुम्हारे पीछे घूमती हैं। मैं आराम से सुनूंगी और दिखाना चाहो तो दिखा भी देना, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगी। और जैसे ही फिर से जाने के लिए मुड़ती है, आदित्य ने फिर से उसका हाथ पकड़ सामने कर दिया और बोला, क्या कहा तुमने? मैं सैलरी पूछूं? मैं आदित्य कपूर? मैं कोई सड़क छाप लगता हूँ? मैं आदित्य कपूर हूँ, तुम्हारी तरह सड़क की पैदाइश नहीं समझी। और अब निकलो यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल बिल्कुल मत दिखाना। जस्ट गेट लॉस्ट। सिया अब और ज़्यादा बहस नहीं करती है और बाहर निकल जाती है और सीधे अपने केबिन में जाकर अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल जाती है और पार्किंग से अपनी गाड़ी में बैठ घर के लिए निकल गई। आदित्य को सिया की सारी बातें जैसे गूंज रही थी। वो टेबल का सारा सामान उठाकर फेंक देता है, फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। पहली बार किसी ने उसको इस हद तक बेइज्जत किया था, वो भी बिना किसी परवाह के। आदित्य तेज से चिल्लाकर बोलता है, उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत, सुबह से मेरी आदित्य कपूर को इतना बेइज्जत किया है ना, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी सिया पाठक। और अपना हाथ तेज से टेबल पर मारता है और बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद आरव आदित्य को ढूंढते हुए उसके केबिन में आता है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं दिखता। सारा केबिन बिखरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हुआ कैसे और आदित्य कहाँ पर है। रागिनी आरव से बोली, आरव आपने सिया को देखा? कब से ढूंढ रही हूँ, ना तो उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही वो मिल रही है। आरव बोला, मैं भी आदि को कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं है और केबिन भी पूरा बिखरा है, जैसे कोई लड़ाई हुई है। रागिनी बोली, क्या कहीं सिया और आदि की तो नहीं? आरव बोला, नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है। रागिनी बोली, शुभ शुभ बोलिए और जल्दी से चलिए, ढूंढिए उन्हें, कहाँ हैं दोनों। और दोनों बाहर निकल जाते हैं। इधर सिया अपनी बुलेट फुल स्पीड में उड़ा रही थी। एक तो देहरादून का क्लीन रास्ता और ऊपर से सिया का गुस्सा, जिसके आगे उसे खुद का भी ख्याल नहीं था। एक जगह जाकर गाड़ी रोकी और वहीं गाड़ी पर बैठते सूरज को डूबते देखने लगी। किसी तरह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसका गुस्सा काफ़ी कंट्रोल करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने सिगरेट निकाल जलाकर अपने होठों पर रख लिया और सामने देखते हुए बोली, साला नशा भी अजीब है, चाहे बातों का हो या औकात की, जो बार बार पूछा जाता है। आदित्य भी गुस्से में बाहर निकल जाता है। उसके दिमाग में सिया की बातें घूम रही थी। आज तक किसी ने उससे इतनी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं किया और एक लड़की ने सुबह उसका इतना इंसल्ट किया और उस पर हाथ भी उठा दिया। आदित्य बोला, ये सभी की सभी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, मतलबी और लालची। लेकिन तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया है। अब वो कुछ ही देर में घर पहुंच जाता है और सीधे अपने रूम में जाता है। अगल बगल कोई है कि नहीं ये भी नहीं देखता है। सोफे पर बैठे उसके दादा दादी माँ उसे देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही वो जा चुका था। आदित्य रूम में जाकर सीधे वॉशरूम में चला जाता है और शावर ऑन करके खड़ा हो जाता है। ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था, लेकिन उसे जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। काफ़ी देर बाद भी जब आदित्य नीचे नहीं आया तो उसकी माँ शांति जी ऊपर आई और उसके रूम में देखा, लेकिन वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी तो वो समझ गई कि वो वॉशरूम में है। शांति जी ने वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया और बोली, आदि क्या हुआ, कब से वॉशरूम में है, निकल बाहर, ठंड लग जाएगी। आदित्य अब होश में आया और शावर बंद किया और बाथरोब पहनकर बाहर आ गया। शांति जी बोली, आदि ये क्या है, तू जानता है ना इस टाइम शावर तेरे लिए हार्म हो सकता है, फिर भी तूने ऐसा क्यों किया? चल जल्दी चेंज कर, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। और नीचे चली जाती हैं। आदित्य चेंज करता है और वहीं सोफे पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद शांति जी उसके लिए कॉफ़ी लाती हैं और उसे पकड़ा देती हैं और उसके बगल में बैठ जाती हैं। शांति जी बोली, क्या हुआ आदि, आज का दिन अच्छा नहीं था या किसी से झगड़ा किया है तुमने जो इतना गुस्से में थे कि नीचे मैं और पापा माँ भी तुझे नहीं दिखे? आदित्य बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज पहला दिन था तो थोड़ा थक गया था, आप परेशान मत होइए। शांति जी बोली, तू सही बोल रहा है ना, यही बात है ना, या कोई और बात तो नहीं है जो तू मुझे बताना नहीं चाहता? आदित्य बोला, माँ यही बात है और कुछ नहीं, आप जाइए, मैं कुछ देर में आता हूँ। शांति जी प्यार से उसका सिर सहलाकर चली जाती हैं। आदित्य कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा और फिर कुछ सोचकर नीचे चला आया। आदित्य बोला, दादी आप ठीक तो हैं ना, आपको किसी ने सुबह से परेशान तो नहीं किया ना? सुभद्रा जी बोली,
नहीं, किसी ने परेशान नहीं किया, लेकिन तुझे क्या हुआ है जो ऐसे मुँह लटकाए घूम रहा है? आदित्य बोला, आपको लगता है किसी में इतनी हिम्मत है कि आदित्य का कुछ कर सके? सुभद्रा जी बोली, हाँ वो तो है, लेकिन क्या पता किसी दिन कोई तेरे टक्कर की मिल गई तो उस दिन क्या करेगा? आदित्य बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। सुभद्रा जी बोली, ठीक है, मुझे भी उस दिन का इंतज़ार है, बस आरव की शादी कर दूँ फिर तेरे बारे में सोचती हूँ। आदित्य बोला, मुझे नहीं करनी शादी, आप आरव भाई का ही करो, आई जस्ट हेट गर्ल। बलदेव जी, आदित्य के दादू बोले, इस मोह माया से कोई नहीं बच पाया तो तू कैसे बच जाएगा? आदित्य बोला, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दीजिए, बस शादी शादी करते रहते हैं। अरे मुझे नहीं करनी तो नहीं करनी, कोई समझता क्यों नहीं है यार? शांति जी किचन से आते हुए, बस 2 मिनट में लगवा रही हूँ। आदित्य डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, तब तक आरव भी आ जाता है। आरव बोला, आदि तू बिना बताए क्यों आ गया? मैं कितना परेशान था, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? आदित्य बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं थक गया था इसलिए जल्दी चला आया। आरव बोला, तू सच बोल रहा है ना, क्योंकि सिया भी ऑफिस में नहीं दिखाई दे रही थी। आदित्य बोला, तो मैं क्या सबका फ़ोन नंबर लेकर घूम रहा हूँ कि आपके ऑफिस के लोग कौन कब कहाँ जाता है? आरव बोला, अरे मेरे भाई मैंने तो बस पूछ लिया क्योंकि तेरा पूरा केबिन बिखरा था। आदित्य बोला, केबिन बिखरा था तो झगड़ा करूँगा क्या मैं किसी से, और वो भी किसी लड़की से? इम्पॉसिबल। आरव बोला, वही तो, वो क्या है ना, सिया भी तेरी तरह ही लगती है, मुझे बस इसलिए पूछ लिया। कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ, बोलकर चला जाता है। सुभद्रा जी बोली, ये सिया कौन है? कहीं तू सच में तो नहीं लड़ा है उस लड़की से? आदित्य बोला, ये क्या है दादी, आप मेरी दादी हो या किसी और की? मैं क्या किसी से लड़ता रहता हूँ? सुभद्रा जी बोली, क्या भरोसा तेरा, वैसे लड़ा भी है तो अच्छा किया, चल अब खाना खा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सिया भी अब अपने फ्लैट पर आ चुकी थी। आज सुबह से शाम तक की चिकचिक ने वैसे ही उसका दिमाग घुमा दिया था। सिया फ्लैट के अंदर आई क्योंकि वो अकेले रहती थी। उसके मम्मी पापा की डेथ बचपन में ही हो चुकी थी, तब से वो अकेले ही रहती थी। अब उसने हाथ मुँह धोया और अपने लिए थोड़ा बहुत खाना बनाया, खाया और वैसे ही सो गई। सुबह 7 बज चुके थे। अलार्म की आवाज़ से उसकी नींद खुली तो घड़ी में देखा 7 बज चुके थे। जल्दी से उठकर बाथरूम में गई और जल्दी जल्दी तैयार हुई और बिना कुछ खाए ही ऑफिस के लिए निकल गई। आज उसने सोच लिया था आदित्य से बिल्कुल बहस नहीं करेगी और ना ही उसका सामना करेगी। आधे घंटे में वो ऑफिस पहुंच गई और सीधे अंदर चली गई। सामने से आती हुई उसकी फ्रेंड रागिनी को भी नहीं देखा और अपने केबिन में चली गई। रागिनी बोली, इसे क्या हुआ है, सामने से मुझे क्यों नहीं देखा इसने? चलो चलकर पता किया जाए, आखिर मुझे क्यों नहीं देखा। और सिया के पीछे पीछे उसके केबिन में चली गई। सिया अपनी फाइल देख रही थी कि रागिनी सामने जाकर खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। सिया ने किसी को सामने खड़े देखा तो सर ऊपर किया, रागिनी उसे ही घूर रही थी। सिया बोली, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों घूर रही है जैसे मैंने तेरी सैलरी मांग लिया है? रागिनी बोली, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, कल बिना बताए चली गई और आज सामने से भी नहीं देखा। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कहीं तुझे कोई मिल तो नहीं गया या किसी ने प्रपोज किया और तुमने मुझे नहीं बताया? वैसे भी कल तो रोज डे था, क्या ये सच है तुझे किसी ने प्रपोज करने के लिए बुलाया था? सिया बोली, पागल हो गई है क्या तू, ये क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, बैठ जा और पानी पीकर शांत हो जा। ऐसा कुछ नहीं है यार, बस मेरा मन नहीं था तो घर चली गई। रागिनी बोली, बस यही ना कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? सिया बोली, तुझसे आज तक कुछ छुपाया है जो आज छुपाऊंगी? रागिनी बोली, हाँ तब सही है, दोनों बात कर ही रही थी कि आरव भी सिया के केबिन में आ जाता है। आरव बोला, सिया कहाँ गायब हो गई थी, कल हम लोग ढूंढ रहे थे तुम्हें। सिया बोली, इतना आप अपने गर्लफ्रेंड पर ध्यान दीजिए, नहीं तो ये किसी और का फूल पकड़ लेगी। रागिनी बोली, ऐसा कुछ नहीं है यार। आरव बोला, देखा मुझे पूरा यकीन है अपनी गर्लफ्रेंड पर और फ्रेंड पर भी। चलो वो मैं बताने आया था कि कल के प्रोजेक्ट में तुम और आदि साथ काम कर रहे हो। सिया बोली, क्या, मैं और कौन? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? क्या बोला आपने? आरव बोला, मैंने बोला कल के प्रोजेक्ट पर तुम और आदित्य साथ काम कर रहे हो। सिया बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। आरव और रागिनी उसके ऐसे बोलने पर उसे ही देख रहे थे क्योंकि आज के पहले सिया ने कभी कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। सिया ने जब बोला कि वो आदित्य के साथ काम नहीं करेगी तो आरव और रागिनी को कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि सिया ने इसके पहले कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो सिया ऐसे बोल रही है? आरव बोला, सिया मैंने ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट आदित्य को ट्रांसफ़र कर दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता
और अगर तुम उसका साथ नहीं दोगी तो हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इसमें लगा हमारा सारा पैसा और मेहनत भी खराब हो जाएगा। रागिनी बोली, सिया कोई प्रॉब्लम है या आदित्य ने कुछ कहा तुमसे या कुछ और है जो हम लोगों को नहीं पता है? सिया बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ सोचकर बताती हूँ। तो आरव और रागिनी बाहर अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। सिया को समझ नहीं आ रहा था कहाँ वो आदित्य से दूर रहना चाहती थी और अब उसके साथ प्रोजेक्ट। आदित्य अपने केबिन में फाइल पढ़ रहा था। उसने यह प्रोजेक्ट जानबूझकर लिया था कि सिया से बदला ले सके और अब उसे प्रोजेक्ट की ज़्यादातर चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी। तो उसने विकास को बुलाया। विकास बोला, यस सर, आपने बुलाया, कोई काम था? आदित्य बोला, हाँ एक काम करो, तुम सिया को मेरे केबिन में भेज दो, मुझे प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। विकास बोला, यस सर, मैं अभी भेजता हूँ, बोलकर चला जाता है और सीधे सिया के केबिन में जाकर उससे बोलता है कि आदित्य ने प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए उसे बुलाया है। सिया बोली, ओके तुम जाओ, मैं जाकर देखती हूँ। अब तो बहाना भी नहीं बना सकती, क्या करे, सोच रही थी। फिर खुद से बोली, मैं क्यों डर रही हूँ, डरना तो उसे चाहिए। फिर 2 मिनट बाद खुद को तैयार करती है और आदित्य के केबिन की तरफ चली जाती है। केबिन के बाहर पहुंचकर और बिना नॉक किए ही अंदर चली गई। आदित्य ने जब सिया को ऐसे आते देखा तो उसे गुस्सा आने लगा और उठते हुए बोला, मैनर नहीं है तुम्हारे पास कि किसी की केबिन में जाने से पहले नॉक करते हैं? सिया बिना कुछ बोले वापस चली गई और बाहर जाकर नॉक किया। आदित्य बोला, कम इन। तो सिया अंदर आई। सिया बोली, कोई काम था सर आपको मुझसे? आदित्य सोचने लगता है, ये एक ही दिन में कैसे बदल गई, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सिया बोली, सर हकीकत में आ जाइए और मुझे क्या करना है प्लीज़ बता दीजिए। आदित्य बोला, हाँ वो प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, चलो बैठकर करते हैं। सिया बोली, लेकिन मैं आपके बराबर में कैसे बैठ सकती हूँ? वो क्या है ना, मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं आपके बराबर में बैठ सकूँ। आदित्य उसके कहने का मतलब समझ रहा था। फिर बोला, ठीक है तो तुम ऐसे ही एक्सप्लेन करो, और जाकर अपने चेयर पर बैठ गया। सिया ने फाइल उठाया और सारा प्रोजेक्ट उसे एक्सप्लेन करने लगी। वहीं छोटा सा बोर्ड था जिस पर वो हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन कर रही थी। अब काफ़ी टाइम हो चुका था तो उसके पैरों में खड़े खड़े दर्द हो गया जो उसके फेस पर साफ साफ दिख रहा था, लेकिन वो वैसे ही लगी हुई थी। जब काफ़ी टाइम हो गया और वो नहीं बैठी तो आदित्य बोला, बस करो, आगे का मैं सब कर लूँगा और अब तुम जा सकती हो। सिया ने कुछ नहीं कहा, फाइल वहीं बंद किया और जैसे ही आगे बढ़ी उसका सिर घूमने लगा और अब सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो बाहर कैसे जाए। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और 2 घंटे से लगातार खड़ा होकर बोलने से उसे और कमज़ोरी हो गई, जिससे अब वो वहीं गिर गई। आदित्य जल्दी से उठकर उसके पास आया और गोद में उठाकर सोफे पर लिटा दिया। उसका गाल थपथपाया लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किसी को अगर उसने बताया और कहीं वो उसे गलत समझ लिया तो फिर खुद से ही बोला, ये सारी की सारी लड़कियां सच में मुसीबत क्यों होती है। वो कुछ और सोचता कि उसे टेबल पर रखा पानी दिखा और उसने जग का सारा पानी सिया के ऊपर डाल दिया। पानी गिरते ही सिया हड़बड़ा कर उठ गई और सामने आदित्य के हाथ में जग देखा तो समझ गई कि उसी ने उसके ऊपर पानी डाला है। सिया बोली, तुमने मेरे ऊपर पानी फेंका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की? आदित्य बोला, मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे ऊपर पानी फेंकने का, बड़ी आई। अरे वो तो तुम गिर गई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो पानी डाल दिया। सिया बोली, क्या मैं गिर गई? ऐसे कैसे गिर गई? पक्का तुम्ही ने कुछ किया होगा और अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। आदित्य बोला, तुम सच में बेवकूफ़ हो या मुझे बना रही हो? मैं तुम्हें क्यों कुछ करूँगा। सिया बोली, ओके मैं जा रही हूँ, और उठती कि फिर से गिरने लगी है। आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य उसे देखकर बोलता है, अब किसकी गलती है? रागिनी उसे ढूंढते हुए आदित्य के केबिन में आई। रागिनी बोली, आदि सिया आई थी क्या? बोलते बोलते रुक जाती है क्योंकि सिया भी वहीं थी। आदित्य ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। रागिनी जल्दी से उसके पास आती है। क्या हुआ तुझे? आज फिर से खाना नहीं खाया और सुबह से काम कर रही है। सिया, कब सुनेगी तू? कभी तो अपना ख्याल रखा कर। सिया बोली, चल तू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, बस और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और दोनों बाहर चली जाती हैं। आदित्य सोचा, खाना क्यों नहीं खाया और सुबह से काम कर रही है और यहाँ भी इसीलिए गिर गई थी, शायद कमज़ोरी की वजह से। लेकिन मुझे क्या, खाए या ना खाए। फिर अपना सिर झटक कर फाइल देखने लगता है। कैंटीन में रागिनी बोली, सिया तू भीग कैसे गई? सिया बोली, कुछ नहीं यार, वो पानी गिर गया था, चल अब ऑर्डर कर, मुझे भूख लगा है। रागिनी बोली, ठीक है, और सैंडविच चाय ऑर्डर करती है।
दोनों वहीं बैठकर चाय और सैंडविच खाते हैं, फिर अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। शाम 5 बज रहे थे। सिया के फ़ोन की घंटी बजी। सिया बोली, हाँ राधे बोलो, क्या सच में? वहीं पकड़े रहो, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ। और जल्दी से सब सामान समेट कर केबिन से बाहर निकल जाती है और बिना सामने देखे फ़ोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रही थी कि सामने से आ रहे आदित्य से हल्का सा टकरा जाती है, लेकिन बिना उसे सॉरी बोले ही आगे बढ़ जाती है। आदित्य बोला, अजीब लड़की है, सॉरी भी नहीं बोला, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। सब स्टाफ उसे ही देख रहे थे। आदित्य बोला, काम करो अपना। तो सब अपना अपना काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद रागिनी भागते हुए बाहर आ रही थी। आदित्य उसे सामने दिख जाता है तो उससे पूछती है, आदि, सिया को देखा तुमने? कहीं दिख ही नहीं रही है, और ना ही अपने केबिन में है और ना ही कैंटीन में है। आदित्य बोला, अभी कुछ देर पहले ही तो बाहर गई है। रागिनी बोली, क्या बाहर चली गई? अब तो पक्का मुसीबत में होगी, ये लड़की भी ना कब सुधरेगी। आदित्य बोला, आप क्यों उसकी चिंता कर रहे हो जब उसने आपको कुछ बताया ही नहीं तो? रागिनी उसकी बात ना सुनकर उससे बोलती है, एक काम करोगे, मेरे साथ चलोगी? वो मैं आरव को ले जाती, लेकिन वो मीटिंग में है, इसलिए चलो ना प्लीज़। आदित्य बोला, लेकिन आपको जाना कहाँ है? रागिनी बोली, सिया के पीछे, कहीं वो मुसीबत में ना पड़ जाए, प्लीज़ जल्दी चलो। आदित्य बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसके पीछे, और मुसीबत उस पर नहीं, वो मुसीबत पर भारी पड़ जाएगी, तो आप भी मत जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। रागिनी बोली, नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं अकेले ही जा रही हूँ। और बाहर जाने लगती है कि आदित्य बोलता है, रुकिए, चल रहा हूँ, और रागिनी के साथ बाहर आता है। दोनों गाड़ी में बैठकर सिया को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। आदित्य और रागिनी सिया को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो आदित्य को गुस्सा आने लगा। आदित्य सामने देखते हुए बोलता है, देखा आपने, कहीं नहीं दिख रही है। आपने जहाँ जहाँ बोला वहाँ कहीं भी नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, उसको ढूंढना बेवकूफ़ी है। रागिनी लगातार उसको फ़ोन लगा रही थी, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं था। रागिनी को अब और भी टेंशन होने लगी कि कहीं वो सच में तो कोई मुसीबत में नहीं पड़ गई। तभी रागिनी का फ़ोन बजता है। देखती है तो आरव का कॉल था, तो वो उठा लेती है। रागिनी बोली, हाँ आरव, अभी मैं आपसे कुछ देर में बात करती हूँ, अभी सिया को ढूंढ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको कॉल करती हूँ, बोलकर फ़ोन रख देती है। आदित्य बोला, अब मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, वो जहाँ कहीं भी होगी आ जाएगी। रागिनी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। तो आदित्य उसे ले जाकर उसके घर छोड़ देता है और फिर वह भी अपने घर के लिए निकल जाता है। आज वो दूसरे रास्ते से जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ता काफ़ी सुनसान था और दोनों तरफ झाड़ियाँ लगी थी। आदित्य गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और कुछ दूर जाने पर रास्ता खाली था और सामने पहाड़ी इलाका। इस रास्ते पर लोग भी कम ही आते थे। आदित्य की गाड़ी कुछ दूर जाकर अचानक से रुक गई। अब उसे और भी गुस्सा आने लगा। एक तो सिया की वजह से उसे इस रास्ते से आना पड़ा, और अब गाड़ी भी खराब हो गई और नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। उसने टायर पर पैर मारा, लेकिन उल्टा उसके पैर में ही चोट लग गई। अब अगर सिया उसके सामने आ जाती तो वो उसका मर्डर ही कर देता और पैदल ही आगे बढ़कर नेटवर्क ढूंढने लगता। कुछ दूर आगे गया तो सिया उसे सामने बैठी दिखाई दी। आदित्य, ये सच में मुझे दिख रही है या मेरा वहम है? लेकिन यहाँ पर ये क्यों बैठोगी, वो भी अकेले? नहीं आदित्य, वो नहीं है, लेकिन क्या पता उसकी भी गाड़ी खराब हो गई हो, चलकर देख लेता हूँ। आदित्य उसके पास जाता है तो वो आराम से बैठी मोबाइल में कुछ कर रही थी। आदित्य बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया बगल में देखती है तो आदित्य खड़ा था। उसे लगा उसका वहम है, तो फिर से अपने फ़ोन में लग गई। आदित्य उसका हाथ पकड़कर नीचे उतारता है और बोलता है, ये क्या बदतमीज़ी है, और तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया, जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। सिया बोली, तुम सच में यहाँ पर हो? मुझे लगा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? आदित्य अपना दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं इस रास्ते आया और अब मेरी गाड़ी खराब हो गई और नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है, और तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? सिया बोली, मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया? आदित्य बोला, तुम्हारे जैसी लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं, पहले पीछे दौड़ाओ फिर मासूम बन जाओ। सिया बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने कब बोला कि तुम मेरे पीछे आओ? और तुम्हें नहीं लगता लड़कियों के बारे में कुछ ज़्यादा ही नॉलेज रखते हो? आदित्य बोला, मुझे शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के बारे में नॉलेज रखने का। पता नहीं अपने आप को तुम समझती क्या हो जो खुद को इतना इम्पोर्टेंस देती हो। सिया बोली, तुम मुझे यहाँ सुनाने के लिए खड़े हो तो तुम जा सकते हो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा फालतू बात।
आदित्य बोला, मैं क्यों जाऊं? तुम होती कौन हो मुझे भेजने वाली? मैं यहीं रहूंगा, क्या कर लोगी? सिया बोली, ठीक है तुम रहो, मैं ही चली जाती हूँ। आदित्य बोला, नहीं तुम भी नहीं जाओगी, जब तक मेरी गाड़ी बन नहीं जाती है तब तक तुम भी यहीं पर रहोगी। सिया बोली, ये कौन सी ज़बरदस्ती है, मुझे घर जाना है, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। आदित्य बोला, मैंने बोला ना कि तुम नहीं जाओगी तो बस नहीं जाओगी। सिया बोली, मैं तुम्हारे साथ रात भर यहाँ नहीं रुक सकती। आदित्य बोला, ठीक है जाओ, मैं रह लूँगा अकेले। सिया बोली, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम्हें जहाँ भी जाना है। आदित्य बोला, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं, मैं यहीं अकेले रह लूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊँगा, और तुम्हारे साथ जाने से अच्छा मुझे शेर भालू खा जाए। सिया बोली, तो तुम्हें मैं इतनी डेंजर लगती हूँ कि शेर भी मेरे सामने नहीं टिक सकता? तब ठीक है, मैं जा रही हूँ, आराम से शेर भालू का भोजन बनो। आदित्य उसकी बात से चिढ़ जाता है और उसके बुलेट की चाबी निकाल कर दूर फेंक देता है। सिया बोली, ये क्या किया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तुम ना लंगूर हो, वो भी जंगली, और पैर पटकते हुए चाबी ढूंढने चली जाती है। आदित्य अपने फ़ोन में नेटवर्क ढूंढ रहा था, लेकिन आज नेटवर्क का नामो निशान नहीं दिख रहा था। सिया के काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब चाबी नहीं मिला तो थक कर आकर बैठ गई। आदित्य बोला, घर नहीं जाना तुम्हें, यहाँ क्यों बैठी हो? मेरे साथ अकेले तुम्हें डर नहीं लग रहा? कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दूँ। सिया बोली, हाथ लगा कर तो दिखाओ, फिर बताती हूँ तुम्हें, बेवकूफ़ कहेगा, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंसी हूँ। आदित्य बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, एक स्मार्ट लड़के के साथ हो, जिसके साथ रहने के लिए लड़कियाँ ख्वाब देखती हैं, तुम्हें ये मौका मिल रहा है। सिया बोली, अच्छा तुम और स्मार्ट, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा तो मैं किसी खच्चर के साथ रह लूँ। आदित्य बोला, तुम अपना फ्यूचर एक खच्चर के साथ देखती हो, अच्छा है, जैसे तुम वैसे तुम्हारी सोच। सिया अब उससे कुछ नहीं बोलती है और अपने फ़ोन का नेटवर्क खोजने लगती है, लेकिन नेटवर्क कभी भी नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक गाड़ी आते दिखाई देती है, लेकिन वो एक जीप थी जिसमें कुछ लड़के थे, तो सिया वापस आकर बैठ गई। आदित्य बोला, क्या हुआ, अब क्यों नहीं बोल रही हो? तब तक वो जीप उन दोनों के सामने से गुजरती है, तो वो लड़के उन दोनों को अकेले देखकर जीप रोक देते हैं और उतर कर उन्हीं दोनों के पास आ जाते हैं। एक लड़का, यार क्या मस्त है, ले चल उठाकर, आज इसी से काम चला लेंगे। दूसरा बोला, हाँ देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, उठा ले। सिया बोली, आराम से उठाना, कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा। तीसरा बोला, जी बिल्कुल अच्छे से उठाएंगे, वैसे आपके हस्बैंड यहीं हैं, आदित्य की तरफ इशारा करता है। सिया बोली, बिल्कुल नहीं, ये तो उनके ड्राइवर हैं, स्मार्ट है ना, सोचो जब ड्राइवर इतना स्मार्ट है तो मालिक कितना स्मार्ट होगा। छोड़ो मत सोचो, एक काम करो, मैं तुम लोगों के साथ ही चलती हूँ और इसे भी लेकर चलो, आगे छोड़ देना। आदित्य बोला, ये क्या बोल रही हो, ये सब के सब ड्रंक हैं और तुम इनके साथ जाओगी? सिया बोली, तुमसे क्या मतलब मैं किसी के भी साथ जाऊं, तुम अपना देखो, तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। सिया उन सबसे बोलती है, जाने दो, ये नहीं जाएगा, तुम लोग चलो, लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगी। सब बोलते हैं ठीक है, और सिया जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। आदित्य जल्दी से बोलता है, मैं भी आगे ही बैठूंगा। तब तक एक लड़का बोलता है, बैठ जा, तू भी थोड़ा मज़ा ले ले, फिर हमारी बारी। सिया गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी फुल स्पीड में कर देती है। एक तो सबके सब ड्रंक और दूसरा सिया की स्पीड ने सबका सिर घुमा दिया, और 20 मिनट में सिया ने गाड़ी को घसीटते हुए ब्रेक मारा कि सबका बचा खुचा दिमाग भी हिल गया। ये कहाँ लेकर आ गया? दूसरा बोला, ये तो। सिया बोली, हाँ बेटा, तुम्हारा ससुराल है, चलो स्वागत करवाऊँ। सिया ने गाड़ी रोकी तो सबका दिमाग, जो कुछ देर पहले तक काम नहीं कर रहा था, अब सब एकदम से एक दूसरे को देखने लगे। आदित्य गाड़ी से उतरकर किसी को फ़ोन करके दूसरी तरफ चला गया, तो फिर सिया ने भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर चली गई। अंदर इंस्पेक्टर अमन, जो कि सिया का फ्रेंड था, सिया को यहाँ पर देखा तो जल्दी से उसके पास आया और बोला, सिया कहाँ थी तू, कब से तेरा फ़ोन मिला रहा हूँ लेकिन तेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा है। सिया बोली, एक काम कर, पहले बाहर जा और जितने भी छछूदर गाड़ी में बैठे हैं सबको उठाकर बंद कर, फिर आराम से बात करते हैं। अमन ने हवलदार को इशारा किया तो वो बाहर चला गया और सबको पकड़कर अंदर लॉकअप में डाल दिया। अमन बोला, अब बता क्या किया इन सब ने, जो तू इनको यहाँ लेकर आई है? तुझे तो देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि इन सब ने तुझे कोई हार्म किया भी है। सिया बोली, अच्छा, तो जब तक वो सब मुझे मारते नहीं या मेरे साथ कुछ करते नहीं तब तक तू उन्हें नहीं पकड़ सकता है? अमन बोला, ऐसी बात नहीं है यार, लेकिन किया क्या है इन सब ने, जो तू इतनी भड़की हुई है और हवलदार को चाय लाने को बोलता है? सिया बोली, पूछ मत, मैं अकेले फंस गई थी तो बस इन सब को मौका मिल गया मेरे साथ टाइम पास करने का।
वो तो अच्छा था कि मैं थी, अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो आज सोच कहाँ होती वो। फिर बोली, ये साले बेवड़े बड़ी बाप की औलाद लड़कियों को अपनी संपत्ति समझते हैं, साले नाली के कीड़े हैं सब के सब, हरामी। मेरा बस चले तो मैं इनका एनकाउंटर उसी जंगल में जाकर कर दूं, फिर पता चलेगा कि किसी लड़की से उलझने का अंजाम क्या होता है। अमन बोला, अरे शांत 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 हो जा यार, कितना गुस्सा करती है। और तू इन सब की चिंता तो बिल्कुल मत कर, इन सब को मैं देख लूँगा, तू चाय पी, उसके बाद मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। सिया बोली, एक काम कर, मेरी गाड़ी वहीं पर है तो तू उसे वहाँ से मंगा कर मेरे फ्लैट पर पहुँचा देना और अपनी चाबी दे, मैं चली जाऊँगी। अमन बोला, यार कभी तो सुन लिया कर, इतनी रात हो गई है। सिया बोली, तो मैं क्या करूं, छुप जाऊं, कहीं की रात हो गई है, चुपचाप अपनी गाड़ी की चाबी दे, नहीं तो एक लाफा लखाएगा, समझा। अमन बोला, यार ये पुलिस स्टेशन है और मेरी यहाँ ना थोड़ी सी इज्जत है, तो रिस्पेक्ट नहीं देना ना सही, लेकिन कम से कम ऐसी बात भी तो ना बोल, देख सभी तारी देख रहे हैं। सिया बोली, तो सबके देखने से मैं तुझे इज्जत दूँ, चल निकाल चाबी, बड़ा आया इज्जत लेने वाला, और उठ जाती है। अमन कुछ ना बोलकर अपने बुलेट की चाबी उसे पकड़ा कर बोलता है, सिया देख आराम से जाना और पहुंचने के बाद एक बार मुझे फ़ोन कर देना। सिया बोली, मुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरी चिंता मत कर, सुबह मिलते हैं, बोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर आदित्य कहीं दिखाई नहीं देता है तो बुलेट से अपने फ्लैट पर निकल जाती है। आदित्य ने सिया को अमन से बात करते हुए देख लिया था तो गुस्से में घर निकल गया। घर पहुंचा तो आरव हाल में ही बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। सब परेशान थे क्योंकि आदित्य का फ़ोन कब से नहीं लग रहा था। आरव ने उसे देखा तो जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, आदि कहाँ थे तुम और तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था। पता है सब कितना परेशान थे, माँ दादी दादू कैसे कैसे, मैंने अभी सबको सोने के लिए भेजा है। आदित्य बोला, भाई आप भी सो जाओ, सुबह बात करेंगे, और अपने रूम में चला जाता है। आरव बोला, इसे क्या हुआ है, बोलकर वो भी अपने रूम में चला जाता है। आदित्य अपने रूम में आता है तो उसे सिया पर गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से आज वो इतनी देर तक जंगल में भटका और परेशान हुआ और उसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर बाथरूम में जाकर कुछ देर तक शावर लेता है और बाहर बेड पर आकर लेट जाता है। कुछ देर में उसे नींद आ जाती है। सिया अपने फ्लैट पर पहुंचती है तो फ्रेश होकर किचन में मैगी बनाती है और खाकर सोचती है, ये आदित्य गया कहाँ, बाहर तो दिखा नहीं, मतलब क्या वो घर चला गया। फिर बोलती है, भाड़ में जाए, समझता क्या है अपने आप को, जैसे मैं उसको ढूंढने वाली हूँ, जब देखो तब रौब झाड़ता रहता है, जय में से मैं उसकी नौकर हूँ, अब कुछ बोल कर दिखाए तब बताती हूँ उसको कि सिया क्या चीज़ है, और सो जाती है। सुबह 7 बज रहा था। सिया उठी और जल्दी से फ्रेश होकर नहाया और किचन में गई। क्या बनाए क्या न बनाए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो जल्दी जल्दी पोहा बनाया और बाहर आई कि उसके घर की बेल बजी। सिया बोली, एक तो लेट हो रहा है और अब सुबह सुबह कौन आ गया मुझे परेशान करने के लिए। बोलते हुए दरवाजे पर गई और दरवाज़ा खोला तो सामने अमन खड़ा था। सिया बोली, यार अभी मुझे लेट हो रहा है, एक काम कर तू शाम को आना, अभी तू जा, मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी हूँ और अब और तो बिल्कुल नहीं होना चाहती। अमन बोला, बस 5 मिनट और तेरा ही काम है। वो क्या है ना, तूने मुझे ये बिल्कुल नहीं बताया था कि तेरे बुलेट में चाबी नहीं है, तो मैंने अभी उसे बनाने के लिए दिया है, तो वही बताने आया था और सोचा तुझसे भी मिल लूँ। सिया बोली, अच्छा ठीक है, अंदर आ जा जल्दी और ये लेखा और जल्दी निकल। अमन बोला, इतनी जल्दी क्यों है तुझे कि आराम से खा भी नहीं सकती और ना ही मुझे खाने दे सकती है। सिया बैठते हुए बोलती है, तुझे मैं क्या बताऊं यार, मेरा नया बॉस कितना खड़ूस है, उसे बस मुझे 4 बातें सुनाने को चाहिए, चाहे जैसे भी, और सुबह सुबह मैं उससे चिक चिक तो बिल्कुल नहीं करना चाहती, बस और कुछ नहीं। और अब तू पोहे खा, कितना मेहनत से बनाया है मैंने। अमन बोला, इसे तूने मेहनत से बनाया है, इससे अच्छे पोहे तो मैं बिना मेहनत के बना सकता हूँ। सिया बोली, ज़्यादा नहीं बोल रहा है तू, चल अब मुझे लेट हो रहा है, और उठ जाती है। अमन बोला, खा तो लेने दे, जब इतना मेहनत से बनाया है तो, और जल्दी जल्दी खाता है, फिर पानी पीकर उसके पीछे भागता है। आदित्य तैयार होकर नीचे आता है तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, आदित्य भी आकर वहीं बैठ जाता है। शांति जी बोली, आदि कहाँ था तू कल, हम लोग कितना परेशान थे, और तू घर कब आया। आदित्य बोला, माँ वो मैं कुछ काम में फंस गया था, आप इतना परेशान क्यों होती हैं, और नाश्ता करने लगता है। सुभद्रा जी बोली, किस काम में फंस गया था कि तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। आदित्य बोला, दादी अब मुझे लेट हो रहा है, मैं शाम को आकर बात करता हूँ, और सबको बाय बोल जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुभद्रा जी बोली, ये लड़का ऑफिस जाने के लिए इतना कब से परेशान होने लगा।
शांति जी बोली, माँ कम से कम अब तो जिम्मेदार हो रहा है, क्या पता अब कुछ हसर हो और पुरानी बातें भूल जाए और आगे बढ़ जाए। सुभद्रा जी, देखकर तो यही लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ देर में आदित्य ऑफिस पहुंचता है तो सिया भी उसी टाइम पहुंचती है। आदित्य जब सिया को अमन के साथ देखता है तो उसका गुस्सा फिर से उस पर हावी हो जाता है, लेकिन सिया आदित्य को नहीं देखती है। वो अमन से बात करने में बिजी थी। अपनी गाड़ी को ऑफिस पहुंचाने को बोल उसे उसकी चाबी पकड़ा कर अंदर चली जाती है। आदित्य भी गाड़ी पार्क कर अंदर जाता है। अपने केबिन में पहुंचकर विकास को बुलाता है और सिया को अपने केबिन में आने को बोलता है। विकास बोला, यस सर, अभी बुलाता हूँ, बोलकर सिया के केबिन में जाता है और सिया से बोलता है कि आदित्य ने उसे बुलाया है। सिया बोली, इस खटमल को भी आते ही मुझसे काम आ गया, या मेरा खून चूसना चाहता है। चल बेटा सिया, शुरू हो जा सुनने के लिए, और आदित्य के केबिन को नॉक करती है। आदित्य बोला, कम इन, तो सिया अंदर आती है। आदित्य टेबल पर ही हाथ टिकाकर खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। सिया उसे ऐसे देखती है, फिर बोली, आपने मुझे बुलाया है सर। आदित्य उसके पास आकर बोलता था, कौन था वो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? और अगर था भी तो बोल दो, उसको ऑफिस में ये सब अलाउ नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता। सिया बोली, कौन कौन बॉयफ्रेंड? किसकी बात कर रहे हैं आप? आदित्य बोला, अब इतनी भी भोली तो बिल्कुल नहीं हो तुम कि 10 मिनट में किसी को भूल जाओ, या इतने हैं कि तुम्हारे पास गिनती की कमी हो गई है। सिया बोली, ओह अच्छा, तो आप मुझे यही सुनाने के लिए बुलाए हैं? ओके, तो है मेरे 10 बॉयफ्रेंड और मैं सबको लेकर आऊँगी। आपको मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। ऑफिस से निकालना है तो पहले ही आपके टेबल के ड्रॉवर में मेरा रिज़ाइन लेटर होगा, देख लेना। डरती नहीं हूँ मैं किसी से, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं, समझे मिस्टर आदित्य कपूर। आदित्य उसका हाथ पकड़कर बोलता है, क्या बोला तुमने? डरती नहीं हो? और तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं? 10? अच्छा ठीक है, तो लाकर दिखाओ, अपने पैरों पर वापस जाने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझी? और जाओ यहाँ से। सिया बोली, अच्छा तो क्या करेंगे और क्यों करेंगे? मैंने तो आपकी गर्लफ्रेंड को नहीं पूछा, तो आपको मेरे बॉयफ्रेंड से क्या मतलब? आदित्य बोला, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कोई मतलब नहीं है, मैं बस यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। सिया बोली, तो मैं भी यहाँ काम ही करती हूँ, आपकी तरह दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाती, और केबिन से बाहर चली जाती है। सिया आदित्य के केबिन से बाहर जा चुकी थी और आदित्य ने जब उसे इस तरह से जाते हुए देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वहां पर रखा सारा सामान उठाकर नीचे फेंक बाहर चला गया। कुछ देर बाद आरव आदित्य को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो सिया के केबिन में आया, देखा तो सिया अपना काम कर रही थी। जैसे ही उसने किसी के आने की आहट सुनी, ऊपर देखा तो आरव था। आरव बोला, सिया तुमने आदि को देखा है क्या? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, ना ही उसने केबिन में दिख रहा है और ना ही पूरे ऑफिस में। सिया बोली, नहीं, मैं तो अपना काम कर रही थी, मैंने नहीं देखा है उन्हें। आप विकास से पूछ लीजिए, क्या पता उसको कुछ मालूम हो उनके बारे में। आरव बोला, हाँ ठीक कहा तुमने, एक बार पूछ लेता हूँ, क्या पता उसे मालूम हो, और बाहर चला जाता है। सिया अब खुद से बोलती है, अजीब मुसीबत है, अपने ही चिल्लाता है और फिर गायब हो जाता है, जैसे सबको उसे ढूंढने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। फिर अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद रागिनी उसके केबिन में आती है और आते ही चिल्लाने लगती है, सिया तू समझती क्या है, जब देखो तब बिना कुछ बताए चली जाती है। तुझे पता भी है कल मैं और आदि तेरे लिए कितना परेशान थे। सिया बोली, क्या बोला तूने? वो लंगूर मेरे लिए परेशान था? कभी नहीं, मैं इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में और कभी नहीं मान सकती, कोई कितना भी कुछ कह ले। रागिनी बोली, क्यों? और क्यों परेशान नहीं हो सकता है, आखिर वो भी इंसान है। सिया बोली, क्या? वो और इंसान हो ही नहीं सकता, वो टॉर्चर करने वाली मशीन है। और अब तू उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी, और अब बैठ जा, वैसे भी सुबह से मेरे दिमाग का दही बन चुका है। रागिनी बोली, क्या हुआ? कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में जो तू उसे ऐसे बोल रही है? सिया बोली, कुछ नहीं हुआ है यार, वो बस फालतू में लड़ता रहता है, जैसे वो बस मुझसे लड़ने ही ऑफिस आता है। रागिनी बोली, क्या? लेकिन वो कब लड़ा तुमसे? मैंने तो नहीं देखा तुम दोनों को अभी लड़ते हुए, फिर कब लड़ रहे थे तुम दोनों? सिया बोली, अब मैं ना एक काम करूँगी, वो आके जब जब भी मुझसे लड़ेगा ना तो मैं तुझे वीडियो कॉल करूँगी, तब देख लेना। हद होती है यार तेरे पूछने की। रागिनी बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन तू कल थी कहाँ, जो ना तो तेरा फ़ोन लग रहा था और ना ही तू मुझे इतना ढूंढने के बाद कहीं मिली थी। सिया बोली, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही अकेले रहने का मन किया तो चली गई थी। तू क्यों ढूंढ रही थी? रागिनी बोली, तू सच बोल रही है ना, मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रही है? सिया बोली, अब मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी, और तू अपनी शादी पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं, समझी? क्योंकि अब बस 2 महीने और बचे हैं।
रागिनी बोली, इसलिए तुझ पर ध्यान दे रही हूँ कि तू मेरे जाने से पहले सुधर जा। सिया बोली, मैं तो पहले से ही सुधरी हुई हूँ, अब कितना सुधर जाऊँ, और तू जा, मुझे अब काम करने दे। रागिनी बोली, जा रही हूँ लेकिन लंच में आ जाना, क्योंकि माँ ने तेरे लिए कुछ स्पेशल बना कर भेजा है, बोलकर चली जाती है। आरव बाहर जाता है तो आदित्य गाड़ी से जाते हुए दिखा। आरव ने उसे 2-3 बार बुलाया भी, लेकिन उसने नहीं सुना और चला गया। आरव बोला, इस लड़के का क्या करूं, जब देखो तब गुस्सा, आखिर इतना गुस्सा लेकर जाएगा कहाँ। और फिर वापस अंदर अपने केबिन में चला जाता है। आदित्य काफ़ी तेज फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था कि फिर उसे कुछ याद आया और गाड़ी को यू टर्न लिया और कुछ देर बाद ऑफिस आ गया। केबिन में पहुंचकर विकास को बुलाकर सारा एक्स्ट्रा काम सिया के केबिन में भिजवा दिया और बोला, आज ही पूरा कंप्लीट करके चाहिए, उसके पहले वो घर नहीं जा सकती। सिया ने कुछ नहीं बोला और अब लग गई, लेकिन ये कोई 4 घंटे का काम तो था नहीं जो इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाए, फिर भी लगी हुई थी। रागिनी ने लंच में उसका काफ़ी इंतज़ार किया। जब वो नहीं आई तो उसके केबिन में आ गई और इतने फाइल के साथ उसे देखा तो बोली, सिया ये क्या है। सिया बोली, तेरे होने वाले देवर की करतूत, अब फिर से उसकी तरफदारी तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो शायद इस बार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। रागिनी बोली, अच्छा चल खाना खा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। सिया बोली, कुछ नहीं चल रहा है, बस वो मुझे टॉर्चर कर रहा है और कुछ नहीं। रागिनी बोली, कहीं तुम दोनों के प्यार की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि किसी भी प्यार की शुरुआत तो इसी से होती है। सिया बोली, अब और कुछ बोला ना तो फाइल के साथ तुझे भी बाहर फेंक दूंगी, समझी। एक तो उसने सुबह से दिमाग खराब करके रखा है और दूसरा तू परेशान कर रही है। रागिनी बोली, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे पता है तुम दोनों का एक साथ में कुछ नहीं हो सकता है, चल अब आ जा और खाना खा। सिया उसके पास आकर थोड़ी बहुत खाती है, फिर काम में लग जाती है और रागिनी भी अपने केबिन में चली जाती है। शाम हो चुकी थी, ज़्यादा लोग घर जा चुके थे, अब ऑफिस में बस 1-2 लोग और बचे थे। अमन ने दोपहर में ही सिया तो उसकी बुलेट और चाबी लाकर दे दिया था। रागिनी ने सिया को चलने को बोला तो वो कुछ देर में निकलने को बोल फिर से अपने काम में लग गई और उसे समय का पता ही नहीं चला कि कब शाम को 7 बज गए और ऑफिस बाहर से बंद करके सब लोग घर के लिए निकल गए, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से काम में डूबी हुई थी। सुबह 10 बजे ऑफिस खुला तो सारे स्टाफ फिर से अपने अपने काम में लग गए। रागिनी ऑफिस आई तो सबसे पहले सिया से मिलने का सोचा और उसके केबिन की तरफ बढ़ गई, और जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने सिया टेबल पर सर रख आंखें बंद की हुई थी। रागिनी बोली, ये तो कल के ही कपड़ों में है, मतलब कल घर ही नहीं गई। सोचकर जल्दी से उसके पास आई और उसे उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो पता चला उसका हाथ जल रहा है। फिर उसके सर पर हाथ रखा तो पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था और वो बेहोश थी। रागिनी बोली, ये लड़की कभी किसी की क्यों नहीं सुनती है, और जल्दी से आरव को कॉल किया तो वो अभी रास्ते में था और उसने बताया कि आदित्य ऑफिस कब का जा चुका है, उससे वो हेल्प ले ले। रागिनी अब जल्दी से आदित्य के केबिन में गई तो कोई फाइल देख रहा था वो। रागिनी बोली, आदि जल्दी चलो, सिया को हॉस्पिटल लेकर चलना है। आदित्य ने सर उठाकर रागिनी की तरफ देखा तो जल्दी से उठकर उसके पास आया और बोला, आप यहाँ, वो भी इतना परेशान, हुआ क्या है। रागिनी बोली, वो सिया कल से यहीं पर है और शायद रात भर काम करने की वजह से उसको बहुत तेज़ फीवर है और वो अपने होश में भी नहीं है। आरव भी अभी तक ऑफिस नहीं आए, नहीं तो मैं उनसे ही हेल्प ले लेती। तो तुम उसे हॉस्पिटल लेकर चलने में मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। आदित्य बोला, आप प्लीज़ मत बोलिए, मैं चल रहा हूँ, और रागिनी के साथ सिया के केबिन में आता है और उसे उठाकर अपने गाड़ी में पीछे रागिनी के पास बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। आदित्य गाड़ी चलाते हुए पीछे रागिनी की तरफ देखकर बोलता है, इसके फैमिली वाली कैसे हैं जो ये रात भर घर नहीं गई और उसके बाद भी किसी ने इसको खोजा ही नहीं, जैसे उनके लाइफ में ये मैटर ही नहीं करती। रागिनी बोली, आदि सब लोग हमारी तरह खुशनसीब नहीं होते हैं कि उनके सर पर माँ बाप का साया हो। सिया भी उन कुछ लोगों में से है जिसने अपनी लाइफ में जीना और मुश्किलों से लड़ना अकेले ही सीखा है। उसके मम्मी पापा की डेथ जब वो काफ़ी छोटी थी तभी एक कार एक्सीडेंट में हो गई। वो पीछे बैठी थी इसलिए बच गई, लेकिन आज तक भगवान से उसे यही शिकायत है कि उसकी भी जान उसके मम्मी पापा के साथ ही क्यों नहीं चली गई, क्यों भगवान ने उसे यहाँ अकेले छोड़ दिया। तब तक हॉस्पिटल आ गया और रागिनी के कहने पर आदित्य होश में आया और जल्दी से गाड़ी रोक सिया को उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले गया। डॉक्टर ने उसे देखा और इंजेक्शन दे दिया। रागिनी बोली, डॉक्टर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर बोले, नहीं, बस ज़्यादा देर तक काम और भूख की वजह से ये बेहोश हुई हैं और फीवर हुआ है।
1-2 दिन रेस्ट करेंगी तो अपने आप ठीक हो जाएंगी, बताया और बाहर चले गए। रागिनी बोली, आदि तुम ऑफिस जाओ, मैं सिया के पास यहीं रुकती हूँ, और बाहर चेयर पर आकर बैठ गई। आदित्य बोला, नहीं आप परेशान मत होइए, अगर कोई दिक्कत हो गई तो आप कैसे संभालेंगी, मैं भी रुक जाता हूँ आपके साथ। और रागिनी के साथ ही बैठ गया और सोचने लगा, सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। 2 घंटे बाद सिया को होश आया तो रागिनी उससे मिलने वार्ड के अंदर गई। सिया ने सामने रागिनी को देखा तो बोली, मुझे क्या हुआ है और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। रागिनी बोली, चुप, एकदम चुप, और अगर एक वर्ड और बोला ना तो खींच कर एक झापड़ मारूंगी कि तेरा सारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, समझी। बेवकूफ़ कहीं की, जब देखो तब तुम्हें बस अपने मन की करनी है, मैं तो तेरी कुछ लगती ही नहीं हूँ। सिया बोली, हॉस्पिटल में कौन किसी को इतना सुनाता है यार, काम करते करते कब सो गई पता ही नहीं चला, तो इसमें मेरी क्या गलती है। आरव आते हुए बोलता है, सिया, रागिनी ने जो भी बोला होगा सही बोला होगा, इतनी लापरवाही कौन करता है यार, जो भी प्रॉब्लम है तुम हम दोनों से तो शेयर कर सकती हो, एक बड़ा भाई समझकर, या सिर्फ बॉस समझती हो। सिया बोली, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो शेयर क्या करूं, और अगर आगे से होगी तो आ जाऊंगी आप दोनों लोगों के पास। आरव बोला, रागिनी मैं डॉक्टर से मिल लेता हूँ। आदित्य आते हुए बोलता है, मैंने मिल लिया है डॉक्टर से, वो बोले हैं लेकर जा सकते हैं। सिया खुद से सोचती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सच में है या मैं कोई सपना देख रही हूँ। रागिनी बोली, सिया तुम मेरे घर चलो, मैंने मम्मी को बोल दिया है, और वो तो आने वाली थी लेकिन मैंने उनसे बोल दिया है कि मैं तुम्हें खुद लेकर आ रही हूँ। सिया बोली, क्या, लेकिन मुझे हुआ क्या है जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे मुझे कोई बीमारी हुई है और मैं मरने वाली हूँ। रागिनी बोली, सच में तुझे मार खाना है या चुपचाप चलेगी। सिया अब एकदम सीरियस होकर बोली, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे घर जाना है। आरव बोला, सिया रागिनी सही बोल रही है, उसके साथ ही चले जाओगी तो हम सबकी चिंता भी खत्म हो जाएगी। सिया बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस अपने ही घर जाऊंगी, और उठकर बाहर निकल जाती है। रागिनी अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है। आरव रागिनी के पास बैठकर बोलता है, रागिनी वो तुम्हारे घर क्यों नहीं जाना चाहती है, आखिर तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो। रागिनी बोली, वो एक बार मेरे एक कजिन ने उसके साथ बदतमीज़ी कर दिया था, लेकिन जब हम सबको पता चला तो उसके बाद पापा ने उसे हमारे घर में कभी आने की परमिशन नहीं दिया, लेकिन उसके बाद सिया ने भी कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा। उन दोनों के बीच क्या हुआ था सिया ने कभी नहीं बताया, और मेरी पूछने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। आदित्य ने जब ये सुना तो पता नहीं क्यों, लेकिन आज उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके साथ पहले ही इतना कुछ हो चुका है और उसने भी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, और कुछ सोचकर जल्दी से बाहर चला गया। सिया बाहर आई और अपने लिए कैब बुक करने लगी कि कुछ देर बाद आदित्य भी आकर उसके बगल में खड़ा हो गया, लेकिन उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं होगा। सिया बोली, नो थैंक्स, और आगे बढ़कर ऑटो में बैठने लगी। आदित्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं लेकर चल रहा हूँ ना, चलो मेरे गाड़ी में। सिया उसका हाथ झटक कर बोली, मैंने भी बोला है कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं है, और जल्दी से जाकर ऑटो में बैठकर निकल गई। कुछ देर बाद रागिनी और आरव बाहर आए तो सिर्फ आदित्य को देखकर रागिनी बोली, सिया कहाँ है, और दवा भी नहीं लिया उसने। आदित्य बोला, आप उसके घर का एड्रेस दीजिए और दवा भी मैं जाकर देखता हूँ। रागिनी बोली, लेकिन। आरव रागिनी का हाथ पकड़ लेता है और आदित्य को दवा और उसका एड्रेस बता देता है। आदित्य दवा लेकर अपनी गाड़ी से निकल जाता है। रागिनी बोली, आरव आपने आदि को क्यों जाने दिया, अगर सिया को पता चला ना तो पता नहीं क्या करेगी। आरव बोला, अभी के लिए मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बाकी जो मैंने आज देखा अगर उसका 10% भी असर हुआ तो हम 2 लोगों का भविष्य बना देंगे। रागिनी बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आरव, अभी के लिए चलो, बाद में बताऊंगा, और रागिनी को लेकर उसके घर चला गया और कुछ देर में उसे उसके घर छोड़ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आदित्य सिया के फ्लैट पर पहुंचा और दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा खुल गया। आदित्य खुद से बोला, दरवाज़ा खुला कौन छोड़ता है, और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया और सिया को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। फिर उसके रूम में गया तो वो बेड पर ऐसे ही सोई हुई थी। आदित्य उसके पास जाकर देखा तो बुखार फिर से काफ़ी तेज़ था और वो ऐसे ही लगभग बेहोश थी। आदित्य जल्दी से उसे ठीक से सुलाया और किचन में जाकर देखा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब वो किससे और क्या पूछे ये भी नहीं समझ पा रहा था। फिर अपना मोबाइल निकाल कर देखते हुए एक सूप बनाया और एक बाउल में लेकर उसके पास आ गया,
लेकिन अब पिलाए कैसे, ये भी एक बड़ी मुसीबत थी। और डॉक्टर ने कुछ खिलाकर दवा खिलाने को बोला था तो पिलाना तो था ही। आदित्य ने ज़बरदस्ती कैसे करके 2-3 चम्मच सूप उसे पिला दिया और दवा घोलकर उसे पिला दिया और वहीं बैठ गया। फिर खुद से बोला, अगर मैं नहीं आता तो तब तो ये ऐसे ही मर जाती। कुछ देर बाद चेक किया तो बुखार अभी भी कम नहीं हुआ था। अब जाकर एक बाउल में पानी लाया और रुमाल भिगा कर रखने लगा। कुछ देर रखते रखते वो भी वहीं बेड पर टेक लगाकर सो गया। 3-4 घंटे बाद जब बुखार उतर गया तो सिया की नींद खुली और जैसे ही उठने की कोशिश किया, किसी का हाथ उसके ऊपर महसूस हुआ तो जल्दी से आंखें खोल कर देखा तो आदित्य बेड से सर टिकाकर सो रहा था। सिया उसका हाथ हटाकर उठ बैठी, तब आदित्य की नींद भी खुल गई। आदित्य ने जब उसे बैठे देखा तो उसका सर छू कर बोला, अब ठीक है, लेकिन पहले कुछ खा लो, फिर दवा लेकर आराम करो। कितनी केयरलेस हो तुम, अगर मैं नहीं आता तो ऐसे ही बुखार में पड़ी रहती। सिया बोली, ओह हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये फालतू का ज्ञान, समझे? इसलिए निकलो मेरे घर से अभी के अभी। आदित्य बोला, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझे थैंक यू बोलने के बजाय निकाल रही हो। सिया बोली, मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी नहीं ना, तो फिर जाओ यहाँ से। मैं मरूं या जिंदा रहूं ये मेरी लाइफ है और मैं तुम्हें थैंक यू सपने देखो। आदित्य उसके करीब आकर बोला, और अगर मैं नहीं जाऊं तो क्या कर लोगी? सिया बोली, तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, इसलिए जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। आदित्य बोला, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाओगी मैं नहीं जाऊँगा, जो करना है कर लो। सिया बोली, ठीक है बैठो, और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। आदित्य वेट कर रहा था लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं रही थी। काफ़ी देर बाद भी जब बाहर नहीं निकली तो आदित्य ने उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। आदित्य बोला, सिया दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा, अगर तुम जिद कर सकती हो तो मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। सिया ने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। आदित्य की अब घबराहट बढ़ने लगी कि कहीं वह फिर से बेहोश तो नहीं हो गई। उसने फिर बोला, सिया सिया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब आदित्य ने फैसला किया कि वो दरवाज़ा तोड़ देगा। सिया बार बार बेहोश क्यों हो जा रही है? क्या इसकी वजह सिर्फ कमज़ोरी ही है या कुछ और है? आदित्य के मन में सिया के लिए यह बेचैनी सिर्फ एक गिल्ट है या फिर प्यार है? क्या वो इस बात को समझ पाएगा? एक तरफ जहाँ सिया जिद्दी और अकड़ू, वहीं आदित्य भी सिया से कम नहीं। दोनों की लाइफ कौन सा मोड़ लेगी, जानने के लिए देखते रहिए दोनों के नोक झोंक के बीच कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।